पत्र वह लाल मकान में खुशखबरी लेकर आता है। रज्जो कहती है, माँ सुनती है, छोटे साहबजादे का विवाह तय हो गया है, हमें 10 अगस्त को बुलाया है। अमरकांत रज्जो से कहता है, तब तो काफी कम समय है हमारे पास तैयारियों के लिए। अच्छा रज्जो, तुम अपनी गुलाबी साड़ी पहनना, एकदम इस लोभनी लगती हो। अमरकांत जैसे जान छिड़कता हो रज्जो पर। समय तैयारी शादी की तैयारियों में तथा शादी में शामिल होने की खुशियों में आखिर वो दिन आ ही गया जब उन्हें रावलपिंडी जाना था अमृतसर से। वो ट्रेन में बैठते ही रज्जो माँ अमरकांत से 1000 सवाल करने लगी। कैसी है बुआ, हमारी शादी में क्यों ना आई? जाऊंगी तो जरूर अपनी नाराजगी जाहिर करूंगी। अमरकांत, हाँ आज जरूर जाहिर कर लेना कल पहुंचकर, अगले स्टेशन पर हमें उतरना ही है। बातों ही बातों में रज्जो की आंख उठ जाती है, उसकी नाक एक चीज से खुलती है, चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। अमरकांत रज्जो को ट्रेन के डब्बे से बाहर आने का प्रयास कर रहा था। इसी बीच दंगाइयों ने उन पर आक्रमण कर दिया। रज्जो का हाथ अमरकांत के हाथ से छूट गया। अब रज्जो भागते भागते काले घने अंधेरे में एक दरवाजे के सामने जा पहुंची। दरवाजा पीटा तो झट से किसी ने उसे अंदर खींच लिया। फिर से वही दरवाजा पीटा गया। इस बार सामने दंगाई थे। उन्होंने पूछा, क्या कोई लड़की यहाँ आई है गुलाबी साड़ी में? अंदर से आवाज आई, नहीं भाईजान, यहाँ तो कोई नहीं आया। सुबह रज्जो की नींद खुली। अनजाने स्थान को देखते हुए उसने सवाल किया, मैं कहाँ हूँ, मेरे पति कहाँ हैं? जवाब आया, बेटी तुम रावलपिंडी में हो। कप्तान के दंगे ने तुम्हें तुम्हारे अपनों से अलग कर दिया। ना जाने तुम्हारे अपने किस हाल में होंगे, कैसे होंगे भी या नहीं। रज्जो कहती है, नहीं नहीं, मेरी खुशियाँ यूं समाप्त नहीं हो सकती। फिर से हामिदा कहती है, पता चला है कि उस रेल डब्बे का कोई यात्री नहीं बच पाया। हमेशा खुश रहने वाली रज्जो खोई सी रहने लगी। उसके मन में हमेशा लाल मकान के दृश्य चलते तथा उस मनहूस रात के। लेकिन कहते हैं ना, समय हर भाग को भर देता है। उस घटना के 5 साल बीत चुके थे। रज्जो अब राजेश्वरी से जुबैदा बन गई थी और अहमद की पत्नी, जो कि हमीदा का बेटा था। शाम की चाय के वक्त अहमद आता है और कहता है, रज्जो हमें अमृतसर चलना है, बड़ी खाला के घर के लिए। अशरफ मियां का निकाह पढ़ा जाना है। यह सुनते ही रज्जो जाती है। वह दिन आता है और वो लोग ट्रेन में बैठते हैं और अमृतसर के लिए निकलते हैं। स्टेशन पर उतरकर रज्जो अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है। वो सोचती है, यही से तो निकली थी रावलपिंडी के लिए और आज यही खड़ी हूँ, नई पहचान, नए रिश्तों के साथ। वह बड़ी खाला के घर पहुंचते हैं। बड़ी खाला खूब सत्कार करती है और रज्जो का ऊपर का कमरा मिलता है। कमरे में पहुंचकर रज्जो जैसे ही पर्दे हटाती है, सामने दिल को झकझोर देने वाला दृश्य था। लाल मकान, हाँ वही लाल मकान जहाँ वह नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी और परिवार में हर चेहरे पर खुशी थी। रज्जो पलंग पर बैठ जाती है, सोचते हुए लाल मकान के दिनों को। तभी अहमद आते हैं और कहते हैं, रज्जो चलो तैयार हो जाओ, हमें सिनेमा के लिए चलना है। रज्जो खाना बनाते हुए, मैं ना चल सकूंगी। अहमद, क्या हुआ? चिंताजनक स्वर में, तबीयत तो ठीक है, डॉक्टर के पास चले। रज्जो, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, बस यात्रा से थक गई हूँ, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊँ। अहमद कहते हैं, तो मैं भी रुक जाता हूँ, हमारी देखने को कोई ना होगा, सभी सिनेमा जा रहे हैं। रज्जो नहीं नहीं आप भी चले जाइए, मैं बस आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। अहमद दोहराते हुए, सर? रज्जो उत्तर देती है, हाँ हाँ बिल्कुल सर। सभी सिनेमा को जाते हैं। रज्जो वहीं पे बैठे लाल मकान को देख रही होती है। उसके जहन में वही कूद रहे होते हैं और उस मनहूस नाच का दृश्य भी चल रहा होता है। सबसे उसके कदम लाल मकान की ओर बढ़ जाते हैं। वह मन में कसम लेते हुए, 1000 सवाल लेते हुए लाल मकान की ओर चलती है। क्या वहाँ नई दुल्हन आई होगी? क्या कोई वहाँ रखता भी होगा? इन सभी सवालों के साथ वह लाल मकान के दरवाजे पर पहुँचती है। दरवाजा आधा खुला था। रज्जो भीतर प्रवेश करती है और 1000 सवालों और मन में कसम लिए सीढ़ी चढ़ने लगती है और अपने कमरे की ओर चल देती है। कमरे में
भावनाओं का समुद्र उसके मन में ले आया था। सामने एक पलंग पे मैं खुले कपड़े में अमरकांत सोया हुआ था और बगल में उसकी और रज्जो की शादी की तस्वीर पड़ी हुई थी। रज्जो के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, मानो जंजीरों ने उन्हें जकड़ लिया हो। रज्जो साहस जुटाती है और वहां से भागती हुई वापस आ जाती है और 5 साल से समेटी गई भावना आज अश्रु बनकर बाहर आ जाते हैं। धन्यवाद।